हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 11 अगस्त को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का होम साइंस का पेपर है और आपके पेपर का नेम है इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों, इस पेपर की ये पहली क्लास है और दोस्तों यकीन मानिए कि इस पेपर की मैं आपको 2 क्लास दूंगी। ज़्यादा टाइप करने का मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन इन 2 क्लास को अगर आप देख के चले गए तो 50% क्वेश्चन आप यकीन मानिए कि इन दोनों वीडियो से आराम से फंस जाएंगे। ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती कि आपका 100% पेपर आ जाएगा, लेकिन जितना मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है सिर्फ ये 2 वीडियो में, 2 वीडियो आपकी मुश्किल से 1 घंटे के होंगे। आप इनको देख के चले जाइए, आपके लगभग 45 से 50% क्वेश्चन आपके इन दोनों वीडियो से आ जाएंगे। ये आपका पहला पार्ट है, इसमें मैं आपको अति लघु और लघु उत्तरी सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगी। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो आपका कल सुबह आ जाएगा 4 बजे, उसमें मैं आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन कवर करा दूंगी। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप सोचेंगे कि 50% क्यों करा रही हैं, पूरा 100% क्यों नहीं करा रही। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपका सारा टाइप कर सकूँ। आप लोग के मेरे पास 2-3 कमेंट आए हैं, ज़्यादा कमेंट भी नहीं आए थे होम साइंस के कि मैम इसका वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि एक ही दिन का समय था। कल मैंने ज्योग्राफी का बना के पेपर अपलोड किया था, सिर्फ आज का ही समय था। मैं सुबह से टाइप कर रही थी, अभी टाइप हो पाया है पूरा। तो एक पार्ट मैं अभी अपलोड कर दूंगी सारे अति लघु लघु उत्तरी का, और एक मैं आपका कल सुबह कर दूंगी। तो पूरा तो मैं नहीं कर सकती, अगर मैं पूरा करती तो आपको ये वीडियो ना मिल पाता, मैं सुबह तक टाइप करती रहती। लेकिन मैं आपको इतना करा दूंगी कि आप 50% क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। क्या पता 60 से 70% हो जाए। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोल रही कि क्या पता ना आया तो आप लोग फिर कमेंट करते हैं कि मैम आपका पढ़ाया कुछ नहीं आया। लेकिन आप मेरे जितने भी पिछले वीडियो पढ़े हैं आप उनको देख लीजिए। बच्चों ने उसमें कमेंट किया है कि मैम आपका 70%, 80%, कोई कोई तो कहता है 90% पेपर आराम से फंस जाता है। लेकिन मैं आपको इस पेपर का कंटेंट कम दे पा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइप करने का समय नहीं था, इसलिए 50% ही मैं बोल रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। और मैंने आपकी वेबसाइट से आपका सिलेबस भी डाउनलोड किया है। उस सिलेबस में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब मैं आपको इसमें कवर करा दूंगी। मैं आपको अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सारे क्वेश्चन कराऊंगी, और हर यूनिट से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, आपकी एक भी यूनिट नहीं छोड़ी है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे अति लघु और लघु उत्तरी क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग करेंगे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कपास रेशा क्या है। आंसर देखिए, कपास एक प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। ये कपास के पौधे के बीजों के चारों ओर पाए जाने वाले मुलायम रेशों से प्राप्त होता है। आपका कपास का पेड़ होता है, उसमें जो बीज पाए जाते हैं उनके चारों तरफ आपका कपास का रेशा होता है। कपास से धागा बनाया जाता है और फिर उससे कपड़े बनाए जाते हैं। कपास की जो विशेषता है वो देख लीजिए, ये आपके मुलायम होते हैं, ये आपके पसीना सोख लेते हैं, गर्मी में ये बहुत आरामदायक होते हैं। इसे धोना भी आसान होता है क्योंकि ये हल्के होते हैं, और ये अपेक्षाकृत सस्ते भी मिलते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि कपास के रेशे से कौन कौन से कपड़े आपको मिलते हैं। सूती साड़ियाँ मिलती हैं आपको, सूती जो शर्ट होती हैं वो मिल जाती हैं, सूती चादर जिन्हें आप कॉटन कहते हैं, और ये तौलिया आदि आपको कपास रेशे से प्राप्त हो जाती हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों का महत्व बताइए। आंसर देखिए, वस्त्र मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में से एक है। वस्त्र शरीर को गर्मी, सर्दी, धूप, वर्षा और धूल से बचाते हैं। इसके अलावा वस्त्र हमारे व्यक्तित्व और सामाजिक स्थिति को भी व्यक्त करते हैं। अब आप वस्त्रों का महत्व देख लीजिए कि क्या है। तो पहला महत्व है शरीर की सुरक्षा, दूसरा है शरीर को ये आराम देते हैं, तीसरा है शरीर को मौसम के प्रभाव से बचाते हैं, चौथा है शरीर को सुंदर बनाते हैं, पांचवा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान प्रदान करते हैं, छठवां है व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं, सातवां है धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को व्यक्त करते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, धागा की परिभाषा दीजिए। तो आंसर देखिए, धागा प्राकृतिक या कृत्रिम रेशों को आपस में एक साथ मिलाकर या ऐंठ कर बनाई गई एक निरंतर, लंबी और पतली संरचना है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कपड़े बुनने, सिलाई करने, कढ़ाई करने के लिए किया जाता है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कपास के रेशों को काटकर सूती धागा बनाया जाता है। जितने भी आपको कपड़े दिखते हैं उनमें जितने भी आपको धागे दिखते हैं ये सब आपके पतले पतले रेशे के रूप में होते हैं। इन रेशों को आपस में ऐंठ कर, यानी कि 2-3 रेशों को मिला के ऐंठ के आपका धागा बनाया जाता है। यही इसकी डेफिनेशन है कि धागा कैसे बनता है, रेशों को मिलाकर ऐंठ कर निरंतर लंबी और पतली संरचना आपकी धागा कहलाती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशा क्या है। आंसर देखिए, प्राकृतिक रेशा वह धागा या रेशा है जो हमें सीधे प्रकृति यानी पेड़ पौधे, जानवरों और खनिजों से मिलता है।
इन्हें बनाने के लिए किसी भी रासायनिक कारखाने या कृत्रिम प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होती। जो रेशे हमें पेड़ पौधों से मिल जाते हैं, जीव जंतु से मिल जाती है, उन्हें प्राकृतिक रेशा कहा जाता है। एक आपसे पूछा जाता है कि कृत्रिम रेशा क्या है, तो कृत्रिम रेशा आपका रासायनिक केमिकल से बनते हैं और वो कारखाने में बनाए जाते हैं, इन्हें आपका कृत्रिम रेशा कहते हैं। अब आप प्राकृतिक रेशा का एग्जाम्पल देख लीजिए। आपका जो कपास है यानी कॉटन के जो आप कपड़े पहनते हैं, वो आपका रेशा कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। एक आपका लिनन का कपड़ा होता है, वो भी पौधों से मिलता है। आपने कॉटन के कपड़े सुने होंगे, लेकिन लिनन के कपड़े आपके कॉटन से महंगे मिलते हैं और वो भी गर्मियों में बहुत आरामदायक होते हैं। फिर आपका ऊन आता है, तो जो ऊन के रेशे होते हैं वो आपको भेड़ से मिलते हैं, भेड़ से भी मिलते हैं, खरगोश से भी मिलते हैं, बहुत सारे जंतुओं से हमें ऊन मिल जाती है। फिर आपका इसमें रेशम आता है, तो ये आपको रेशम के कीड़े से मिलता है और रेशम के कीड़ों को मेनली सहतूत का जो पेड़ होता है उसमें रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, तो वहीं से हमें रेशम मिलता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, रेशों के प्रकार बताइए। यह आपसे पूछ सकता है कि रेशों का वर्गीकरण करिए। दोनों का आंसर आपका सेम ही है। क्या लिखेंगे? रेशे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे को आपका संश्लेषित रेशे भी कहा जाता है, तो दोनों एक ही हैं। लेकिन जो आपका प्राकृतिक रेशे हैं ये फिर जाके दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक आपके पौधों से प्राप्त होते हैं, दूसरे जानवर से प्राप्त होते हैं। दोनों आपका प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत ही आता है। और कृत्रिम रेशे वो होते हैं जो रासायनिक पदार्थों द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि रेशों का वर्गीकरण करें, तब भी आप लिखेंगे यही आंसर, बस थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। बाकी आपको जो अंदर का ये पूरा मटेरियल है ये दोनों आंसर में सेम रहेगा, लेकिन अगर आपको वर्गीकरण दे रहा है तो आप यहाँ से शुरू करिएगा। रेशे को मुख्यतः उनके स्रोत और निर्माण विधि के आधार पर दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। बस आप याद रखिएगा कि अगर रेशे के प्रकार पूछे तो आप प्रकार लिखेंगे और वर्गीकरण करने को कहे तो आप कहेंगे दो वर्गों में बांटा गया है। अब आप इसमें आंसर क्या लिखेंगे? बाकी का आंसर दोनों क्वेश्चन में एकदम सेम रहेगा। पहली हेडिंग रहेगी आपकी प्राकृतिक रेशे, यानी कि रेशे आपके दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशे। मानव निर्मित, कृत्रिम और संश्लेषित तीनों आपके एक ही हैं। अब जो आपके जो प्राकृतिक रेशे हैं इनके भी दो भाग हैं। पहला है आपका वनस्पति रेशे और दूसरा है आपका जंतु रेशे। प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो हमें प्रकृति यानी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका वनस्पति रेशे, दूसरा है आपका जंतु रेशे। वनस्पति रेशे वो होते हैं जो पौधों से मिलते हैं, जैसे आपका कपास, पटसन जिसे जूट कहा जाता है, सन हो गया, लिनन हो गया, ये सब किससे मिलते हैं? हमको वनस्पति से मिलते हैं। जंतु रेशे वो होते हैं जो जानवरों से मिलते हैं, जैसे आपका ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सब आपके जानवर यानी कि कीड़े मकोड़े या जानवर से आपको मिलते हैं। तो ये आपका जो प्राकृतिक रेशे है ये रेशे का पहला टाइप है यानी पहला प्रकार है। और दूसरा प्रकार क्या है? मानव निर्मित रेशे। ये क्या होते हैं? संश्लेषित रेशे मानव निर्मित होते हैं। इन्हें रासायनिक पदार्थों की मदद से कारखानों में तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इन रेशों का, जैसे आपका नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, रेयॉन हो गया और एक्रिलिक हो गया। और भी होते हैं लेकिन ये मेन है और मैंने आपको बता दिया, तो इन चार को आप याद कर लीजिएगा और पेपर में लिखाइएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, रेशम क्या है? आंसर देखिए। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा रेशा और रेशम में। रेशा क्या होता है? आपके जितने भी कपड़े बनते हैं, चाहे वो ऊन का हो, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे वो नायलॉन का हो, उनके अंदर जो आपको धागे दिखते हैं वो सभी आपके रेशे से बनते हैं। और रेशम आपका पर्टिकुलर कपड़े का एक टाइप है जिसे आप सिल्क कहते हैं। वही सिल्क आपका क्या है? रेशम है। अब आप देखिए कि रेशम बनता कैसे या रेशम क्या है। तो रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। ये मुख्य रूप से रेशम के कीड़ों के लार्वा द्वारा अपने बचाव के लिए बनाए गए कोकून से प्राप्त होता है। इसका उपयोग चमकदार, मुलायम और सुंदर वस्त्र जैसे साड़ियाँ और शॉल बनाने के लिए किया जाता है। रेशम एक कीड़ा होता है आपका। फिर इसके मुंह से जो लार्वा गिरता है, ये इस लार्वे से ही अपने चारों तरफ एक खोल जैसा बना लेता है। इस खोल को कहा जाता है कोकून। ये कीड़ा इस खोल के अंदर रहता है। इसी को पूरा वो क्या करते हैं? पानी में उबाल लेते हैं। इसमें आपका कीड़ा मर जाता है। फिर कीड़े को हटा के आपका ये जो कोकून है इसी से आपका रेशम बनता है। फिर आप इसमें देख लीजिए कि रेशम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो रेशम का जो कपड़ा होता है वो चमकदार होता है। रेशम आपका मुलायम होता है। रेशम आपका मजबूत होता है, दिखने में ये सुंदर होता है और अच्छी रंगाई क्षमता इसमें पाई जाती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मूल्य क्या है? इसका आंसर देख लीजिए। गृह विज्ञान में मूल्य वह आंतरिक मानक, विश्वास और मार्गदर्शक सिद्धांत हैं
जो तय करते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण, वांछनीय या उचित है। ये पारिवारिक जीवन, निर्णय लेने की प्रक्रिया और संसाधनों के प्रबंधन की दिशा तय करते हैं। अब आप सरल भाषा में भी देख लीजिए, मैंने 2 डेफिनेशन दी हैं, जो भी आपको याद हो सके वो याद कर लीजिएगा। किसी वस्तु या संसाधन की उपयोगिता या महत्व को उसका मूल्य कहते हैं। गृह प्रबंधन में मूल्य का अर्थ उन मान्यताओं और प्राथमिकताओं से भी है जिनके आधार पर परिवार ये तय करता है कि उसके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि मूल्य क्या है। आपके घर में मम्मी पापा हैं और उनके लिए आपकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि आप अच्छे स्कूल में जाएं, आप अच्छे कपड़े पहने। तो मूल्य ये निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति के लिए क्या महत्वपूर्ण है और उसे क्या पहले किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यही आपका गृह विज्ञान में मूल्य है कि आपको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या गलत है, क्या सही है। तो गृह विज्ञान में मूल्य आपका यही दिखाता है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। किसी परिवार के लिए बच्चों की शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए वह उस पर अधिक खर्च करता है। दूसरा देख लीजिए, परिवार के सदस्यों के प्रति जो आपका आदर होता है वो आपके मूल्यों की वजह से होता है। अब आपका इसमें अगला है, कभी कभी पेपर में आपसे ये भी पूछ देता है कि गृह विज्ञान में मूल्यों का अर्थ क्या है। तो मैंने जो अभी आपको ऊपर डेफिनेशन बताई आप वो भी लिख दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपका लघु में आ जाए तो आप ये 3 पॉइंट और लिख दीजिएगा, जैसे ये व्यक्ति के आचरण और प्राथमिकताओं को दिशा देते हैं। दूसरा है आपका लक्ष्यों को तय करने में मदद करते हैं कि हमें कौन सा काम पहले करना है। तीसरा है आपका परिवार और समाज के बीच में ये सामंजस्य बनाए रखते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, थकान क्या है, थकान के प्रकार बताइए। आंसर देखिए, लगातार काम करने के कारण शरीर और मन की कार्य करने की क्षमता जब कम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, थकान कहा जाता है। थकान के प्रमुख प्रकार है, पहला है आपका शारीरिक थकान, दूसरा है आपका मानसिक थकान, तीसरा है आपका भावनात्मक थकान, चौथा है आपका निरंतर थकान। शारीरिक थकान क्या होता है, जब आपका शरीर काम करना बंद कर दे, यानी आप बहुत ज़्यादा जब शरीर से काम ले लेते हैं तो फिर आपको जो शरीर कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या होगा आपका शारीरिक थकान। मानसिक थकान क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोच लेते हैं या दिमाग से अपने बहुत ज़्यादा कोई काम ले लेते हैं, तब आपको मानसिक थकान हो जाती है। भावनात्मक थकान क्या है, जब आप तनाव, चिंता आदि के कारण आपको भावनात्मक थकान आती है। फिर आपका थकान का अगला टाइप है निरंतर थकान। लंबे समय तक बिना पर्याप्त आराम के काम करने से ये आपकी होती है कि निरंतर थकान, कि आप आराम नहीं कर रहे हैं, कोई काम प्रॉपर आप करे जा रहे हैं, तब आपकी जो थकान होती है उसे कहा जाता है निरंतर थकान। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बचत के साधन बताइए। आंसर देखिए, आय में से वर्तमान खर्च के बाद जो धन भविष्य की ज़रूरतों और आपातकाल के लिए सुरक्षित रखा जाता है उसे बचत कहते हैं। ये आर्थिक सुरक्षा का आधार होता है। फिर आप इसमें क्या लिखेंगे कि बचत के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। इसका मतलब ये है कि आप कैसे बचत कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से। तो पहला है आपका इसमें, आप बचत खाता खोल लीजिए, जिसे आपका सेविंग अकाउंट कहा जाता है। ये आपका बैंक, डाकघर में आसानी से खुल जाता है। आप इसमें रोज़ पैसे जमा कर सकते हैं, रोज़ निकाल सकते हैं। दूसरा होता है आपका सावधि जमा, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये आपका जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, इसमें एक तय समय के लिए एक मुश्त पैसा जमा करें, इसमें आपको ब्याज मिलता है, यानी कि आपने 6 महीने के लिए जमा किया तो आपको फिर इसमें ब्याज देती है सरकार। आप 1 साल के लिए करें तो आपको ज़्यादा ब्याज देगी, 5 साल के लिए करते हैं तो उसमें और ज़्यादा ब्याज मिलता है। फिर आपका इसमें अगला टाइप है आवर्ती जमा, जिसे रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। मैं आपको सरल भाषा में बताती हूँ, जैसे आप बैंक में गए या डाकघर गए और आपने कहा मुझे आरडी खुलवानी है, तो वो पूछेंगे कितने रुपए की खुलानी है। तो जितने रुपए आप हर महीने दे सकते हैं, जैसे आपका 100 रुपये का भी खुलता है, आप 5,000 का खुला सकते हैं, जितने का भी आपको खुलाना है, लेकिन आपको एक निश्चित समय के लिए हर महीने देना होगा। जैसे आपका पोस्ट ऑफिस में ये 5 साल के लिए खुलता है, तो आपको 5 साल में हर महीने रुपए देने होंगे, यानी कि आपको 60 महीने तक आपको 100-100 रुपये, 1000-1000 जितना आप खुलाना चाहते हैं आप देना होगा आपको। फिर आपका इसमें अगला टाइप है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे आपका पीपीएफ कहा जाता है। ये आपका लंबी अवधि के लिए सुरक्षित और कर मुक्त सरकारी बचत योजना है, यानी कि इसमें आपका टैक्स नहीं पड़ता है। बचत परिवार को भविष्य की आवश्यकताओं और आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा देती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ट्विल बुनाई क्या है। आंसर देखिए, ट्विल बुनाई कपड़े की बुनाई की एक मुख्य विधि है।
जिसमें धागों को एक खास तिरछी यानी कि विकर्ण रेखा के पैटर्न में गूंथा जाता है। इसमें बुनाई से बने कपड़े बहुत मजबूत, टिकाऊ और थोड़े भारी होते हैं, जिन पर जल्दी आपकी सिलवटें नहीं आती, यानी कि वो सिकुड़ते कम है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका डेनिम का कपड़ा, आपने बहुत सुना होगा, डेनिम की जीन्स है, डेनिम की शर्ट है। तो अगर आपके पास है तो आप जाके देखिए कि आपको उसमें दिखेगा कि उसमें जो धागे की बुनाई है वो आपकी विकर्ण रेखा के रूप में है, तिरछी। और कुछ आपके ऊनी कपड़े भी ट्विल बुनाई के होते हैं। अब आप देख लीजिए कि ट्विल बुनाई की विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता है आपकी मजबूती। ताने और बाने के धागे आपस में कम बार उलझते हैं, जिससे धागों को अधिक कसकर और पास पास बुना जा सकता है। दूसरी विशेषता है आपकी कम सिलवटें। इसमें बुनाई वाले कपड़े आसानी से सिकुड़ते या मुड़ते नहीं हैं, जैसे आपकी डेनिम की जीन्स बहुत कम सिकुड़ती होगी। फिर आपका इसमें तीसरी विशेषता है कम गंदगी दिखना। इसकी बनावट ऐसी होती है कि इस पे धूल, मिट्टी या दाग कम नज़र आते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, परिसज्जाएं क्या है। आंसर देखिए। पहले मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि परिसज्जाएं क्या होता है। जब भी आप नई साड़ी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार क्या कहता है, बहन जी इस साड़ी को आप डाल दीजिए, इसका ब्लाउज आप ले जाइए और मैं इसको पॉलिश करके दे दूँगा तो ये बहुत सुंदर दिखेगी। तो जो आपका ये पॉलिश करी जाती है साड़ी में, यही आपका क्या कहलाता है, परिसज्जाएं, यानी कि कपड़े को और सुंदर और आकर्षक बनाना, जिससे ग्राहक को वो बहुत सुंदर लगे। अब आप इसका आंसर देख लीजिए। कपड़े को बुने या बनाए जाने के बाद वस्त्रों के बाहरी रूप से स्पर्श और गुणवत्ता को सुधारने व अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को परिसज्जा कहते हैं। आपने कई बार कोई कपड़े खरीदे होंगे और धुलने के बाद वो क्या हो जाते हैं, पहले तो वो बहुत आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगेंगे, वो बहुत चिकना कपड़ा लगता है, लेकिन कई बार कपड़ा आपका फिर रफ रफ हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत सुंदर दिखाने के लिए उसमें पॉलिश करी जाती है, और यही आपका परिसज्जाएं कहलाता है। इसके द्वारा कपड़े की चमक, कोमलता और उपयोगिता बढ़ जाती है। सरल शब्दों में अगर आप समझें, कपड़े को अधिक सुंदर, आकर्षक, उपयोगी, टिकाऊ और आरामदायक बनाने के लिए की जाने वाली अंतिम प्रक्रियाओं को ही परिसज्जा कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा आपका कपड़ों में ब्लीचिंग करी जाती है, रंगाई की जाती है, छपाई और सिकुड़न रोकने के लिए उसमें पॉलिश करी जाती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हाँ आप एक चीज़ और देख लीजिए कि वस्त्र परिसज्जा के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो पहला उद्देश्य है इसमें कपड़े की सतह को चिकना, साफ और चमकदार बनाना। दूसरा है रंगाई, छपाई और डिजाइन के जरिए वस्त्र को सुंदर बनाना। तीसरा उद्देश्य है परिसज्जा का कि सिकुड़न या पानी से बचाव जैसे विशेष गुण को जोड़ना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग क्या है, ड्राफ्टिंग का महत्व बताइए। अब आप इसका आंसर देख लीजिए। पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ कि ड्राफ्टिंग क्या है। जब भी आप कोई अपना कपड़ा सिलाने गए होंगे टेलर के पास, तो टेलर क्या करता है, आपके शरीर की माप ले लेता है, आपके कितनी हाइट रहेगी, कितनी आस्तीन रहेगी, उसको एक जगह नोट कर लेता है। लेकिन अगर आप उसको कोई नई डिज़ाइन बताते हैं कि आप इस तरीके से सिलिएगा, तो क्या करता है, वो आपकी डिज़ाइन को एक कागज़ में नोट कर लेता है, या आप जो उसको पैटर्न बता रहे हैं वो कागज़ में बना लेता है। तो जो उसने कागज़ में बनाया है, इसी को क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहा जाता है। अब आप देख लीजिए कि आप पेपर में कैसे लिखेंगे। गृह विज्ञान में ड्राफ्टिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति के शरीर की सही माप के अनुसार कागज या गत्ते पर कपड़े का एक पक्का और व्यवस्थित पैटर्न या नक्शा तैयार करना। ये सिलाई और वस्त्र निर्माण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। सरल शब्दों में अगर आप समझें, कपड़े की सिलाई के लिए शरीर के माप के आधार पर कागज पर पैटर्न तैयार करने की प्रक्रिया को ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग का महत्व क्या है, सही आकार का कपड़ा तैयार हो जाए। दूसरा महत्व है कपड़े की फिटिंग जिससे अच्छी होती है। तीसरा है आपका कपड़े की डिज़ाइन आप आसानी से पहले कागज़ में बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर कपड़ा रख के आप उस डिज़ाइन के अनुसार काट लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आपने गलत डिज़ाइन बनाई है तो आप कागज़ में सुधार सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप कपड़े में काटेंगे तो आपका कपड़ा बर्बाद हो जाता है। फिर आपका इसमें ड्राफ्टिंग का चौथा महत्व है कपड़े की कटिंग में आपको सुविधा होती है। पांचवा है कपड़े की सिलाई में समय और कपड़े की बचत होती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ड्रैपिंग क्या है। ड्राफ्टिंग और ड्रैपिंग का वैसे देखा जाए तो दोनों सेम ही होते हैं। ड्राफ्टिंग में आपके कपड़े की डिज़ाइन कागज़ में बनाई जाती है, और ड्रैपिंग में क्या होता है कि ये आपकी डमी में बनाई जाती है। ये मैंने आपको डमी दिखाए हैं इस तरीके से, या डायरेक्ट जो व्यक्ति सिलाने आता है उसी पे कपड़ा लगा के पिन से सिल लिया जाता है।
सिर्फ ये देखने के लिए कि उसके ऊपर कैसा लग रहा है, डिज़ाइन अच्छी लग रही है नहीं लग रही। वैसे ये ज़्यादातर आपका डमी में ही लगा के देखा जाता है। डमी में कपड़ा लगा दिया जाता है, उसमें आपका कच्चा टाका लगाया जाता है, पक्का नहीं करते। अगर डिज़ाइन सही लग रही होती तो बाद में इसको पक्का कर लिया जाता है। अब आप देख लीजिए कि आप पेपर में कैसे लिखेंगे। फैशन और सिलाई की भाषा में ड्रैपिंग कपड़े को किसी मैनिकिन यानी कि डमी या शरीर पर करीने से रखकर, करीने का मतलब होता है कि आप प्रॉपर या व्यवस्थित तरीके से रखें जिससे आपकी फिटिंग अच्छी आए। तो शरीर पर व्यवस्थित रखकर या मोड़कर या पिन लगाकर एक त्रिआयामी आकार देने की कला है। ये फ्लैट पैटर्न बनाने से अलग है क्योंकि इसमें सीधे कपड़े पर काम करके तुरंत देखा जाता है कि डिज़ाइन शरीर पर कैसी दिखेगी। ये मैंने आपको चित्र दिखा दिया है, तो आप देख लीजिएगा कि ड्रैपिंग कैसे की जाती है। फिर आपका इसमें आगे है, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है कि ड्रैपिंग और ड्राफ्टिंग विधि में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे ड्राफ्टिंग और फिर लिखेंगे ड्रैपिंग। तो जो आपका ड्राफ्टिंग है वो कागज़ पे बनाया जाता है और ड्रैपिंग में क्या किया जाता है, कपड़े को शरीर या जो आपका डमी होता है डायरेक्ट उस पर रख के देखा जाता है। इसमें आपके शरीर की माप देखी जाती है ड्राफ्टिंग में, और ड्रैपिंग में क्या होता है कि शरीर का वास्तविक आकार पता चलता है क्योंकि आप डायरेक्ट इसको शरीर पे लगा के देखते हैं। ड्राफ्टिंग में आपका कागज़ इस्तेमाल किया जाता है और ड्रैपिंग में क्या होता है, डायरेक्ट आपका कपड़ा लगाया जाता है। फिर आपका ड्राफ्टिंग का उपयोग क्या है, इसको पैटर्न बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ड्रैपिंग को डिज़ाइन या फिटिंग देखने के लिए किया जाता है। फिर आपका इसमें आगे है, जो आपका ड्राफ्टिंग है ये कागज़ पर किया जाता है और जो आपका ड्रैपिंग है ये कपड़े पे सीधे किया जाता है। सरल शब्दों में समझे तो ड्राफ्टिंग आपका कागज़ पर डिज़ाइन बनाना है और ड्रैपिंग आपका शरीर पर या डमी में डायरेक्ट रख के डिज़ाइन बनाना है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वस्त्र निर्माण में ड्राफ्टिंग और ड्रैपिंग का क्या महत्व है। आंसर देखिए, इस क्वेश्चन को आपसे ये भी पूछ सकता है सिर्फ कि वस्त्र निर्माण में ड्राफ्टिंग क्या है, तब आप इतना लिख देंगे। अगर पूछे वस्त्र निर्माण में ड्रैपिंग क्या है तो इसके जस्ट नीचे मैंने लिखा है, आप वो लिख देंगे। अगर दोनों पूछ रहा है तब आप ड्राफ्टिंग और ड्रैपिंग दोनों का महत्व लिख के आएंगे। अब आप देखिए कि आंसर में क्या लिखेंगे। वस्त्र निर्माण में ड्राफ्टिंग और ड्रैपिंग दोनों ही पैटर्न बनाने की मुख्य तकनीकें हैं जो कपड़े को सही आकार और सुंदर फिटिंग देने के लिए ज़रूरी है। फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे ड्राफ्टिंग का महत्व। ड्राफ्टिंग शरीर के सटीक माप के आधार पर कागज़ या कपड़े पर बनाए जाने वाला एक तकनीकी और गणितीय खाका है, यानी कि इसमें आपकी माप ली जाती है कि 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, उस अकॉर्डिंग इसमें आपकी डिज़ाइन बनाई जाती है। ड्राफ्टिंग के महत्व का पहला पॉइंट है सटीक फिटिंग। ड्राफ्टिंग से क्या होता है कि जो आपके कपड़े हैं वो एकदम फिटिंग के बनते हैं। दूसरा महत्व है कपड़े की बचत। अगर आप किसी भी कागज़ में पहले से डिज़ाइन बना लेंगे और उसी पे रखकर अगर आप कपड़ा काटेंगे तो कपड़ा आपका बर्बाद नहीं होता। डायरेक्ट आप कपड़े पे काटेंगे तो क्या पता आपकी डिज़ाइन गलत हो, कपड़ा कट जाए आपका गलत, तो कपड़ा आपका बर्बाद हो सकता है। तो ड्राफ्टिंग से क्या होता है, कपड़े की बचत हो जाती है। पहले ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं कागज़ में और कागज़ में कपड़ा रख के काटते हैं तो कपड़े की बर्बादी नहीं होती और गलत कटाई की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसमें आपकी समय की बचत होती है। अगर आप एक बार पैटर्न बना लेते हैं तो बार बार उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका आपका चौथा महत्व है अनुमान। वस्त्र में लगने वाले कुल कपड़े का सही आकलन हो जाता है। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आया कि हमें शर्ट सिलानी है, तो आपने एक कागज़ में उसका पूरा पैटर्न बना लिया, तो फिर आप दुकान जा सकते हैं उस अकॉर्डिंग कि हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यही इसका मतलब है कि हम कपड़े का सही आकलन कर सकते हैं। फिर आपका इसमें ड्राफ्टिंग का लास्ट महत्व है कपड़े की कटिंग इसमें आसान हो जाती है। फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे ड्रैपिंग का क्या महत्व है। तो ड्रैपिंग में त्रिआयामी मैनिकिन यानी कि डमी पर सीधे कपड़े को पिन करके नया डिज़ाइन व आकार दिया जाता है। यानी कि जो भी आपका ड्रेस फॉर्म है, जैसे आपके डमी हो गए या जिसके अकॉर्डिंग आपको कपड़े सिलने हैं, आप डायरेक्ट उसमें कपड़ा लगा के पिन से या आप कच्चा टाका मार के डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। फिर आप इसका महत्व देखिए। तो पहला पॉइंट है डिज़ाइन को सीधे इस पे शरीर पर देखा जा सकता है क्योंकि आप डायरेक्ट शरीर में लगा के उसमें कच्चा टाका लगा लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी डिज़ाइन कैसी लग रही है। दूसरा है आपका इसमें फिटिंग की कमियां पता चल जाती हैं। देखिए, अगर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसमें आपका थोड़ा बहुत 1 आधा सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका ड्रैपिंग में नहीं होता क्योंकि आप इसको डायरेक्ट शरीर पे लगा के शरीर में ही सिल रहे होते हैं। फिर आपका इसमें तीसरा महत्व है नए और रचनात्मक डिज़ाइन आप बना सकते हैं। फिर आपका ड्रैपिंग का अगला महत्व है एक आपकी गाउन का टाइप होता है
असीमेट्रिक या उसको कहते हैं फ्लूइड गाउन। इसकी जो डिज़ाइन होती है वो थोड़ी कठिन होती है, तो डायरेक्ट आप इसको शरीर में लगा के सिल के देख सकते हैं कि डिज़ाइन कैसी लग रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका ड्रैपिंग का ही यूज़ किया जाता है और ड्रैपिंग को इस गाउन को बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है। फिर आपका इसमें ड्रैपिंग का लास्ट महत्व है कि आपने कोई डिज़ाइन सोची, अगर आपके पास डमी नहीं है या कोई आदमी नहीं है जिसके ऊपर आप वो कपड़ा लगा के देख सकते हैं, तब आपको समझ नहीं आएगा कि वो डिज़ाइन आपकी कैसी है। अगर आपके पास डमी है तो आप डायरेक्ट वो कपड़ा डमी में लगा के उसमें सिल के देख सकते हैं कि जो डिज़ाइन आप सोच रहे हैं वो कैसी लगेगी। लेकिन ड्राफ्टिंग में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप उस पर सिर्फ कागज़ पे ही बना सकते हैं। फिर आप कागज़ में कपड़े को काटेंगे फिर सिलेंगे तो उसमें टाइम लग जाता है। ड्रैपिंग में क्या होता है कि आप डमी में लगा के देख लेते हैं, उसमें पिन लगा के या कच्चा टाका लगा के आपको समझ आ जाता है कि वो डिज़ाइन कैसी लग रही है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि आप स्केच को तुरंत हकीकत में बदल कर ये देख सकते हैं कि कपड़ा शरीर में कैसा लग रहा है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, गृह प्रबंध क्या है? गृह प्रबंध का महत्व बताइए। उत्तर, गृह प्रबंध घर और परिवार को अच्छे से चलाने की एक मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया है। इसमें परिवार के उपलब्ध संसाधनों जैसे समय, धन और ऊर्जा का सही उपयोग करके परिवार के लक्ष्यों को पूरा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य घर में सुख शांति और सबका विकास करना है। गृह प्रबंधन का महत्व। पॉइंट नंबर 1, संसाधनों का उचित उपयोग होता है। पॉइंट नंबर 2, समय और श्रम की बचत होती है। पॉइंट नंबर 3, धन का सही उपयोग होता है। पॉइंट नंबर 4, परिवार के लक्ष्य पूरे करने में सहायता मिलती है। पॉइंट नंबर 5, परिवार का जीवन व्यवस्थित होता है। पॉइंट नंबर 6, तनाव और अनावश्यक खर्च कम होता है। प्रश्न नंबर 17, गृह प्रबंध में प्रेरक कारक क्या हैं? उत्तर, गृह प्रबंध में मुख्य प्रेरक कारक 3 हैं: मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ये तीनों कारक परिवार के सदस्यों को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, दिशा दिखाते हैं और गृह व्यवस्था की पूरी प्रक्रिया को संचालित करते हैं। सरल शब्दों में, वे तत्व जो परिवार को किसी कार्य को करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरक कारक कहलाते हैं। मुख्य प्रेरक कारक निम्न प्रकार के हैं। पॉइंट नंबर 1, मूल्य। ये हमारे विश्वास, भावनाएं और प्राथमिकताएं हैं जो तय करती हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये जीवन को सही दिशा देते हैं और निर्णय लेने में मदद करते हैं। पॉइंट नंबर 2, लक्ष्य। ये वे अंतिम परिणाम या उद्देश्य हैं जिन्हें परिवार पाना चाहता है। मूल्य ही हमारे लक्ष्यों को तय करते हैं, जैसे अच्छी शिक्षा पाना या घर खरीदना। पॉइंट नंबर 3, स्तर। ये वे पैमाने या मापदंड हैं जिनके आधार पर हम अपने काम की गुणवत्ता और सफलता को मापते हैं। ये तय करता है कि कार्य कितनी उत्कृष्टता या सफाई के साथ किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, गृह प्रबंधन में निर्णय प्रक्रिया के चरण और भूमिका बताइए। उत्तर, सरल शब्दों में किसी समस्या के समाधान या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उचित विकल्प चुनने की प्रक्रिया को निर्णय प्रक्रिया कहते हैं। गृह प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया एक मानसिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके माध्यम से परिवार के सीमित साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है और समस्याओं को सुलझाने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। यह प्रक्रिया समस्या की पहचान से शुरू होकर सर्वोत्तम विकल्प के चयन और उसके मूल्यांकन तक चलती है। गृह प्रबंधन में निर्णय प्रक्रिया के मुख्य चरण। पॉइंट नंबर 1, समस्या की पहचान। जिस विषय या कठिनाई पर निर्णय लेना है उसे स्पष्ट रूप से समझना और परिभाषित करना। पॉइंट नंबर 2, समस्या के कारणों को समझना। समस्या से जुड़े सभी तथ्यों और संभावित जानकारियों को जुटाना। पॉइंट नंबर 3, उपलब्ध विकल्पों की जानकारी प्राप्त करना। समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध संभावित रास्तों या विकल्पों की सूची बनाना। पॉइंट नंबर 4, विकल्पों का मूल्यांकन करना। प्रत्येक विकल्प के गुण, दोष और लाभ हानि की तुलना करना। पॉइंट नंबर 5, सर्वोत्तम विकल्प का चयन। सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करना। सभी विकल्पों में से सबसे उपयोगी और व्यावहारिक विकल्प चुनना। पॉइंट नंबर 6, निर्णय को लागू करना। चुने गए विकल्प को कार्य रूप में परिणत करना। पॉइंट नंबर 7, परिणाम का मूल्यांकन करना। निर्णय के बाद उसके प्रभावों का मूल्यांकन करना कि लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं। गृह प्रबंधन में निर्णय की भूमिका।
इसमें पहला पॉइंट है संसाधनों का सही उपयोग। समय, धन और ऊर्जा जैसे सीमित पारिवारिक संसाधनों का अधिकतम और उचित उपयोग सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है लक्ष्य प्राप्ति। परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं और दीर्घकालिक लक्ष्यों को आसानी से हासिल करना। अगला पॉइंट है तनाव मुक्ति। सही समय पर सटीक निर्णय लेने से पारिवारिक जीवन में उलझनें और तनाव कम होते हैं। इसका अगला पॉइंट है संतुलन। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बनाए रखना और घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। गृह प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया के महत्व की विवेचना कीजिए। उत्तर, गृह प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि परिवार को प्रतिदिन अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खरीदारी और बचत से संबंधित निर्णय। गृह प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया के महत्व। पॉइंट नंबर 1, सही निर्णय लेने में सहायता। दूसरा पॉइंट, समय की बचत। तीसरा पॉइंट, धन की बचत। चौथा पॉइंट, संसाधनों का उचित उपयोग। पांचवा पॉइंट, पारिवारिक समस्याओं का समाधान। छठा पॉइंट, परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति। सातवां पॉइंट, अनावश्यक खर्चों को रोकना। आठवां पॉइंट, परिवार के सदस्यों में सहयोग बढ़ाना। इस प्रकार अच्छी निर्णय प्रक्रिया परिवार के जीवन को अधिक व्यवस्थित और संतुलित बनाती है।